तो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरे तरफ से नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाइयां। आप सभी लोगों को नया साल मुबारक हो। और इसी के साथ बस आप लोगों के लिए दो पंक्ति कहना चाहूँगा कि सोचा किसी अपने से बात करें, सोचा किसी अपने से बात करें, अपनी किसी खास को याद करें, तो किया जो फैसला नए साल की शुभकामनाएं देने का, तो दिल ने कहा क्यों न शुरुआत आपसे करें। इसलिए बस आपसे शुरुआत किए हैं नए साल का। सबसे पहले मुबारक आप सभी लोगों को, मेरे सभी चाहने वालों को, मेरे सभी डियर स्टूडेंट्स को। तो मैं आप सभी लोगों के लिए सबसे पहले यही कामना करूंगा कि नया साल आए बनकर उजाला, खुल जाए आपकी किस्मत का ताला, हमेशा आप पर रहे मेहरबान ऊपर वाला, यही दुआ करता है आपका यह चाहने वाला। तो बस आप सभी लोगों को मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए अब हम लोग काम के बाद पर आते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि सुबह में 7 बजे आपका लाइव टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है। तो आज भी आपका टेस्ट होने वाला है मिक्स टेस्ट, जिसमें कि सभी विषयों का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो बस आप लोग तैयार हो जाइए टेस्ट देने के लिए। हम बारी बारी से आपके सामने एक एक क्वेश्चन को रखेंगे। आप लोग बारी बारी से लाइव चैट या कमेंट में एक एक क्वेश्चन का आंसर देते चलिएगा, और साथ साथ आपको सारे क्वेश्चन का आंसर हम भी बताते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वह सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यों का पुनर्गठन किया गया। स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यों का पुनर्गठन कितने ईस्वी में किया गया था? 1950 की, 1952 की, 1954 की, 1956? बताइए पहला का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, पहला का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यों का पुनर्गठन 1956 ईस्वी में किया गया था। पहला का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। भारतीय लोकतंत्र है एक सफल लोकतंत्र है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, कि दोनों होगा, कि डी नंबर ऑप्शन है कि एक असफल लोकतंत्र है? बताइए दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारतीय लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र है? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय लोकतंत्र एक सफल लोकतंत्र भी है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। यदि आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन से देश में है, तो वह भारत का लोकतंत्र हो जाएगा, यानी कि भारत देश में। तो ध्यान रखिएगा, दूसरा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों, यानी कि ए एवं बी दोनों हो जाएगा। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन वामपंथी दल है? निम्न में से कौन वामपंथी दल है? सीपीआई की, मुस्लिम लीग की, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस? चलिए तो तीसरा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि वामपंथी दल है सीपीआई। तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था। भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि बी नंबर ऑप्शन है प्रोफेसर देशमुख ने, कि सी है प्रोफेसर महालनोबिस ने, कि डी नंबर ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी ने? बताइए चौथा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। चौथा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? यानी कि जो भारत में कितने प्रतिशत भूमि है जहां पर सबसे अधिक भूकंप आता है, वहां की जो भूभाग है वह भूकंप से प्रभावित है? बताइए 16%, की 56%, की 60%, की 65%? पांचवा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, भारत का जो 56% भूभाग है वह भूकंप से प्रभावित है, यानी कि भारत में 56% भूमि भूकंप से प्रभावित है। पांचवा का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या के बारे में आप लोग जानते होंगे कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बताइए इन चारों में से कौन ऐसी संख्या है जो सिर्फ एक और अपने आप से विभाजित होगा? पहला नंबर ऑप्शन है 15, तो 15 3 से भी विभाजित होता है, 5 से भी विभाजित होता है, इसलिए ए नंबर ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। बी नंबर ऑप्शन है 23, जो कि सिर्फ एक और अपने आप के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगा, इसलिए छठा का बी नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि इनमें से कौन अभाज्य संख्या है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा 23। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन है। भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी हुआ। भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी हुआ 2002 ईस्वी में, कि 2003 में, कि 2004 में, कि 2005 में? सातवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट 2002 ईस्वी में जारी हुआ था। सातवां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन।
स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं? XY की XX की YY की XY और XX दोनों होता है। बताइए 8वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र XX होता है। 8वां का B नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है कि टिहरी गढ़वाल कहाँ अवस्थित है? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी गढ़वाल कहाँ अवस्थित है? असम में कि पश्चिम बंगाल में कि बिहार में कि उत्तराखंड में? 9वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित है। 9वां का D नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, हु डिड लाइक फास्ट ट्रेवलिंग, यानी कि बहुत तेज ट्रेवलिंग कौन पसंद करता था? तो ध्यान रखिएगा, फास्ट ट्रेवलिंग द ऑथर यानी कि लेखक को ही पसंद था। 10वां का C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फास्ट ट्रेवलिंग लेखक को ही पसंद था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? आहार तथा पाइन, जिसको बोलचाल की भाषा में गांव में अहरा भी बोलते हैं और पाइन को बोलते हैं पैन। ठीक है, बोलचाल की भाषा में पाइन को बोलते हैं पैन और आहार को अहरा बोलते हैं। तो यह कहाँ की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो जाहिर सी बात है कि यह बिहार की जल संग्रहण व्यवस्था है। यानी कि चाहे तो अहरा हो या तो फिर पैन हो, दोनों में जल को जमा किया जाता है गाँव देहात में। तो यहाँ पर इसी चीज़ को पूछ रहा है कि किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, तो वह बिहार का हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य कितना होगा? देखिए, माध्य निकालने का सूत्र होता है कि कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्याओं की संख्या। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि पहले 5 सम संख्या, तो पहला 5 सम संख्या कौन कौन है? 2 हो जाएगा, उसके अलावा सम संख्या 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। पहला 5 सम संख्या यही है। तो कह रहा है कि इसका माध्य कितना होगा? तो माध्य निकालने के लिए हम आपको फॉर्मूला बताएं, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्याओं की संख्या। तो सबसे पहले हम लोग सभी को जोड़ देंगे, क्योंकि फॉर्मूला कह रहा है कुल संख्याओं का योग। तो योग कितना हो जाएगा? 2 और 4 6 हो जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा, 12 8 20 हो जाएगा और 20 से 10 हो जाएगा 30। यानी कि कुल संख्याओं का योग हो गया 30। और कह रहा है कि नीचे बटा में होता है कुल संख्याओं की संख्या। तो कुल संख्याओं की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 है। तो कुल संख्याओं की संख्या 5 हो जाएगा। तो यदि 5 से 30 कटेगा तो 6 हो जाएगा। यानी कि प्रथम 5 संख्याओं का माध्य कितना हो जाएगा? 6, यानी कि 12 का B नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान क्या है? तो ध्यान रखिएगा, 13 का D नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान 10.5 होता है। 13 का D नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अवतल लेंस की कि उत्तल लेंस की कि समतल एवं अवतल लेंस की, किनमें से कोई नहीं? 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव होता है, और अवतल का ऋणात्मक होता है। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर धनात्मक पूछ रहा है तो उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, जीर्ण जनपद किसकी कृति है? जीर्ण जनपद किसकी कृति है? प्रेमघन की कि श्रीधर पाठक की कि रामनरेश त्रिपाठी की कि नागार्जुन की? 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, 15 का A नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जीर्ण जनपद प्रेमघन की कृति है। 15 का A नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि हु इज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू रिसीव नोबेल प्राइज, यानी कि पहली अश्वेत महिला कौन थी जिसे कि नोबेल प्राइज दिया गया? पहली अश्वेत महिला ब्लैक वुमेन कौन थी? तो ध्यान रखिएगा, पहली अश्वेत महिला जिसे कि नोबेल प्राइज दिया गया उसका नाम था टॉनी मॉरिसन। 16 का B नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि टॉनी मॉरिसन ही पहली अश्वेत महिला थी, पहली ब्लैक वुमेन थी जिसे कि नोबेल प्राइज दिया गया। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, जो कली चूना होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि CaO। 17 का B नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। CaO कहने का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ध्यान रखिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, दो वृत्तों की क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा? यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यदि वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ रहे और त्रिज्या का अनुपात पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको अंडर रूट कर देना है। जो वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है तो अंडर रूट 4:1 कर देंगे। तो जैसे ही इसको अंडर रूट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है और 2:1 का 1 ही होता है, तो 2:1 हो जाएगा। यानी कि 18 का A नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, यदि पहले से त्रिज्याओं
त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है और क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए बोल दे, यानी कि उल्टा कर दे, तो बस कुछ नहीं करना है, बस 4 का यहाँ पर स्क्वायर कर देना है और उसके अनुपात 1 का स्क्वायर कर देना है, यानी कि 4 चौके 16 अनुपात 1, यानी कि 16 अनुपात 1 हो जाएगा यदि इसको उल्टा कर देगा तब। लेकिन ऐसे अगर यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है तो 2 अनुपात 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तमिल का कि भोजपुरी का कि बांग्ला का कि हिंदी का? 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, खोखा खोखी बांग्ला का शब्द है, 19 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो ध्यान रखिएगा, योग सूत्र के रचनाकार पतंजलि हैं, 20 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो पतंजलि हैं। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? भारत महिमा पाठ का जो प्रथम श्लोक है, जो पहला श्लोक है, वह किस पुराण से लिया गया है? भागवत पुराण की, शिव पुराण की, विष्णु पुराण की, गणेश पुराण? तो ध्यान रखिएगा, 21 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है, 21 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल यानी कि सेतु कहाँ है? पूरे एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कौन सा है और कहाँ है? आप लोग बताइए। यहाँ पर सिर्फ कहाँ है पूछ रहा है, लेकिन कौन सा है यह भी आपको बताना है। ध्यान रखिएगा, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल पटना में महात्मा गांधी सेतु पुल है, जो पटना से हाजीपुर को जोड़ता है, जो कि गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। तो 22 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विद्वान शोक रहित होकर किसको दिखता है? विद्वान शोक रहित होकर किसको दिखता है? आत्मा को कि विद्या को कि परमात्मा को कि मानव को? तो ध्यान रखिएगा, इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्वान शोक रहित होकर के परमात्मा को दिखता है, 23 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यदि a + b बराबर 90 डिग्री हो तो tan a का मान ज्ञात करें। a + b का वैल्यू दिया हुआ है 90 डिग्री और tan a का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, a + b बराबर 90 डिग्री है, तो यदि हम लोग a को इधर ही रहने देंगे और b को दूसरी बराबर के इस तरफ लाएंगे तो उधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं a बराबर 90 डिग्री माइनस बी। ठीक है, a बराबर 90 डिग्री माइनस बी हम लोग लिख सकते हैं। तो बस आप इतना को ध्यान रखिए। तो देखिए a बराबर 90 डिग्री माइनस बी हो गया। तो अब देखिए tan a का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कि tan a का मान कितना हो जाएगा। तो tan को हम लोग tan रहने देते हैं, ठीक है, tan को हम लोग tan रहने देते हैं और जो यहाँ पर a लिखा हुआ है इसको हटा करके हम लोग a का वैल्यू लिख देते हैं 90 डिग्री माइनस b। तो हम लोग यहाँ से a को हटा देते हैं और a की जगह लिख देते हैं 90 डिग्री माइनस b। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, tan 90 डिग्री माइनस बी एक फॉर्मूला होता है जो कि cot b के बराबर होता है। ठीक है, tan 90 डिग्री माइनस बी cot b के बराबर होता है। तो ध्यान रखिएगा, cot b ए नंबर ऑप्शन में है, इसलिए 24 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, a + b बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लोग यदि a का मान यहाँ से निकालेंगे तो 90 डिग्री माइनस b हो जाएगा, क्योंकि b इधर प्लस में है और तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो a बराबर हमारा वैल्यू निकल करके आ गया। तो tan को tan रहने देंगे और a के जगह पर हम लोग 90 डिग्री माइनस b लिख देंगे। तो tan a यहाँ पर हो गया, a की जगह पर 90 डिग्री माइनस b कर दिए हैं। तो फॉर्मूला होता है tan 90 डिग्री माइनस b। यहाँ पर b नहीं होता है, b की जगह थीटा होता है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। तो थीटा की जगह यहाँ पर b लिखा हुआ है। तो tan 90 डिग्री माइनस b बराबर cot b, यानी कि 24 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर की, वकील की, प्रोफेसर की, डॉक्टर? तो ध्यान रखिएगा, सेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन या फिर इंजीनियर बनाना चाहते थे, 25 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो ध्यान रखिएगा, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष सन 1959 ईस्वी में बने थे, 26 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कि जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है, यानी कि जनतंत्र का जन्म किनके द्वारा लिखा गया है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, कि प्रेमघन के द्वारा, कि घनानंद के द्वारा, कि अगे के द्वारा? बताइए 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, यानी कि
यानी कि जनतंत्र का जन्म के कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर जॉन लेक्सू इज गुड फॉर गार्डन। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जॉन लेक्सू लेखक के अनुसार गार्डन यानी कि बगीचों के लिए क्या अच्छा है। जॉन लेक्सू इज गुड फॉर गार्डन, गुड फॉर गार्डन यानी कि बगीचों के लिए क्या अच्छा है। तो ध्यान रखिएगा, बगीचों यानी कि बागानों के लिए अच्छा होता है, बागानों के लिए कंपोस्ट अच्छा होता है। इसलिए 28 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू ऑथर जॉन लेक्सू इज गुड फॉर गार्डन कंपोस्ट। 28 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आप लोग हिंदी में जानते होंगे, हिंदी में कभी कहावत सुने होंगे कि अक्ल पर पत्थर पड़ गया है। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। 29 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन है 30, भोर कौन सा लिंग है। बताइए भोर कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है। 30 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, भोर जिसको कि सुबह भी बोला जाता है, सुबह को भोर भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। तो भोर कौन सा लिंग है, तो ध्यान रखिएगा भोर स्त्रीलिंग है। 30 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए कुल यही 30 क्वेश्चन था जो कि आपको आज के इस टेस्ट सीरीज में देखना था, जिसमें कि बताए गए सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नोटबुक में लिख करके याद कर लीजिएगा। तो चलिए ईमानदारी से बताइए कि आप लोग का कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ। ठीक है, आप लोग आज ईमानदारी से बताइएगा, आज कोई झूठ नहीं बोलेंगे। हो सकता है कि दूसरे दिन झूठ भी बोल देते होंगे, हमें नहीं पता, लेकिन आज कोई झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि आज 1 जनवरी है। और यदि आज झूठ बोलेंगे तो समझ जाइए कि साल भर झूठ बोलेंगे। इसलिए आज कोई भी स्टूडेंट झूठ नहीं बोलेंगे, सभी स्टूडेंट सही सही बताएंगे। तो चलिए आपको यह क्लास कैसा लगा आप हमें यह भी कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करिए। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वह सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, हैप्पी न्यू ईयर।